नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज। हमारे साथ बिहार की राजनीति पर बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत धन्यवाद। बिहार अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में एक घटना होती है, 27-28 भारतीय मारे जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति बनती है, बाद में सीज फायर हो जाता है। इस पर आपका क्या विचार? देखिए, आज पूरा देश इस आतंकवादी हमले के खिलाफ है। जो पहलगांव में घटना घटी है वो हर तरह से निंदनीय है और भारत के हर नागरिक के मन में एक ज्वाला है कि इस तरह का पर्यटन करने वाले जो हमारे पर्यटक सैलानी थे, उसको इस तरह से सैलानियों को मारा गया और वो भी बहुत आपत्तिजनक तरीके से। और आतंकवादियों के इस हमले के साथ देश नहीं है, देश है आतंकवादियों के खिलाफ। समाजवाद के विचार को आगे बढ़ाते बढ़ाते लोग परिवारवाद में आकर के सिमट गए और वो आज सत्ता पे किसी न किसी हथकंडे से काबिज रहना चाहते हैं। इस पर आप देखिए, इस पर एक ही लाइन हम कहना चाहते हैं, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। पिछले 20 साल से बिहार में विकास की बात चल रही है, लेकिन जितना तेज़ी से विकास की बात होती है उससे ज़्यादा तेज़ी से पलायन हो रहा है। पलायन पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पलायन के चलते आज बिहार का जो श्रम शक्ति है उसका पलायन हो गया। निवेश की बात जो लोग करते हैं थोड़ी दलील है। जब तक हमारा श्रम शक्ति बिहार में नहीं आएगा, जो हमारे लोग बाहर जाकर वहाँ की शक्ति बढ़ाते हैं, वहाँ की ऊर्जा बढ़ा करके उस राज्य को चमकाते हैं सारे काम को, वह शक्ति श्रम शक्ति जब तक बिहार में नहीं लौटेगा तो यहाँ जो राष्ट्रीय उत्पादन है वो हम डेफिसिट स्टेट रहेंगे। मैंने हमेशा हमको अनाज के लिए भी हरियाणा और पंजाब पर डिपेंड करना पड़ेगा, निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए हमको स्वावलंबी बनने के लिए ज़रूरी है पलायन समस्या का समाधान हो, क्योंकि तब हमारा राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा। हमारे जो हुनर वाले लोग हैं, एक से एक हुनर वाले हमारे श्रमिक हैं जो बाहर से यहाँ काम करेंगे। पलायन एक ही तरीके से थोड़े होता है, ये तो श्रमिक पलायन है। हमारा पूंजी का भी पलायन हो रहा है, क्योंकि हमारा जो CD रेशियो है आज सबसे कम है और दूसरे हमारा जो जमा पूंजी बैंक में होता है वो दूसरे राज्य में चला जाता है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, कि वहाँ ज़्यादा निवेश होगा, कलकत्ता, महाराष्ट्र, दूसरे राज्यों में। भाई, हमारा पैसा जमा है, गरीब लोगों का पैसा जमा होता है बैंक में, उसका आप 40-50% से ज़्यादा खर्च ही नहीं कर सकते। वो लोग यदि लोन मांगेगा तो उन लोगों को 70%, 100% मिलेगा, और हमारा लोन 40-50% से ज़्यादा देगा ही नहीं यहाँ का बैंक। ये जो CD रेशियो है, कई टेक्निकल बात है। और बजट का जहाँ तक सवाल है, बजट का आकार यहाँ जो बनता है, बजट का आकार वो बनता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल रिसोर्सेज, मतलब आंतरिक संसाधन जो राज्य जितना उत्पन्न करेगा उसी आधार पर उसका बजट का आकार बनेगा। हमारे बिहार में 6 महीना बाढ़ और 6 महीना सुखाड़ है, तो यहाँ तो बालू है, यहाँ बालू है, पानी है, फ्लड है, यहाँ सुखाड़ है दक्षिण बिहार में। तो यहाँ हमको आंतरिक संसाधन कहाँ से होगा दूसरे राज्य के तुलना में? महाराष्ट्र में तो पूरा इंडस्ट्री है, तो आंतरिक संसाधन ज़्यादा है। कलकत्ता में इंडस्ट्री है, आंतरिक संसाधन ज़्यादा है, तो वहाँ का बजट का आकार ज़्यादा बड़ा होगा। और हमारा बजट का आकार दिया जाता है, उसमें जो वित्त आयोग है, जो फिनेंशियल कमीशन होता है, और जो ये नीति आयोग आजकल बनाया है, पहले योजना आयोग था, इन लोगों ने एक फार्मूला बनाया है। फार्मूला के आधार पर बजट का आकार किसी राज्य का, प्रदेश का तय होता है। तो उसमें दिया है कि जो राज्य जितना आंतरिक संसाधन पैदा करेगा उसको उतना बड़ा बजट दिया जाएगा। तो बिहार सब दिन पिछड़ा रहेगा, सब दिन गरीब में मुनस्सर किया जाएगा। आज भी बिहार जो 1977 में हम लोग लड़ाई लड़े थे, जयप्रकाश नयन आंदोलन के दरमियान हम लोग मुद्दा उठाए थे पिछड़ापन का, शिक्षा मामूल चूल परिवर्तन हो, हम लोगों ने जो सवाल उठाया था, आज भी वो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य में आज भी माना जाता है। क्यों? कारण है हमारा जो बुनियादी
समस्या है वो हल नहीं हो रहा है। हमारा जो बाढ़ सुखाड़ का अस्थाई समाधान है वो अभी तक नहीं निकला है। कमेटी पर कमेटी बन रहा है। अभी तक अखबार में परसों भी देखे कि बाढ़ सुखाड़ का होगा। अरे बाढ़ सुखाड़ में राहत बांटोगे, राहत बांटने से बाढ़ सुखाड़ का समाधान नहीं होगा। अब ये दे रहे किचन खोलेंगे, राहत देंगे, भाई समाधान करो ना। हाई लेवल डैम नेपाल से जो वार्ता हुई थी 2000 में, उसका जो अस्थाई समाधान था कि मल्टीपर्पस डैम बनेगा, बहुउद्देशीय डैम बनकर जल का भी नियंत्रण होगा और वहाँ पन बिजली पैदा होगा। 10,000 मेगाटन टन बिजली पैदा हो सकता है और उस बिजली को पन बिजली पैदा नहीं होने दिया जा रहा है। मतलब उस पर कोई आगे काम नहीं हो रहा है। तो जब तक बाढ़ सुखाड़ का स्थायी समाधान नहीं होगा तो कैसे आर्थिक स्थिति सुधरेगी बिहार में। उत्तर बिहार हो चाहे दक्षिण बिहार में सुखाड़ का स्थायी समाधान नहीं होगा तो आर्थिक स्थिति किसानों का, गरीबों का, आम लोगों का सुधार कैसे हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है, बुनियादी मसले हल नहीं होते हैं। चाहे शिक्षा का आप देख लीजिए, रोजगार का मामला देख लीजिए, यहाँ तो अशिक्षा फैलाया जाता है। अशिक्षित रहना ज़्यादा बेटर है अशिक्षा के तुलना में। अशिक्षा मतलब कुशिक्षा फैलाया जा रहा है, माने नफरत का चीज़ फैलाया जा रहा है। हिस्ट्री देखिए, किताबों में क्या क्या चीज़ चलाया जा रहा है बच्चों को। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बिहार का उन्नति तभी होगा जब बिहार में सत्ता परिवर्तन तो होता रहा है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए ज़रूरी है यहाँ व्यवस्था परिवर्तन का, तभी बिहार उन्नति में जा सकेगा। विकास की चर्चा जो आप कर रहे हैं, किसका विकास हुआ है इतने दिनों में? बेईमान ठेकेदारों का, बेईमान राजनेताओं का और बेईमान व्यवसायियों का, सबका विकास हुआ है। दिन दूनी रात चौगुनी, जो अभी कहते हैं ना, एक दो ठो को पकड़ के दिखाता है। आम जनता का क्या विकास हुआ, माने कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट क्या हुआ? कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है किस क्षेत्र का विकास हुआ। क्या इमामगंज का विकास हो गया? मैं गया था उस इलाके में, अभी बाई इलेक्शन में कोई विकास नहीं है। यहाँ तक कि टेलीफोन का टावर नहीं था, मैंने देखा वहाँ चकरबंधा में। मैं देखा विकास मतलब किस क्षेत्र का विकास हुआ। सुदूर देहात का विकास हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास हो गया, या बाढ़ प्रोन एरिया जो बाढ़ पीड़ित इलाका है उसका विकास हो गया, या किसी दलित समुदाय जो सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से विपन्न है उसका विकास हुआ? नहीं। कि कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट क्या हुआ था? जीडीपी ग्रोथ बढ़ गया। बिहार बराबर ये कहता है हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ गया। भाई जीडीपी ग्रोथ तो यदि शहर में, आज ये पटना में यदि ज़्यादा ट्रैक्टर बिक जाए, यहाँ ज़्यादा ये अपार्टमेंट बन जाए तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगा, बिल्कुल जंप कर जाएगा। जीडीपी ग्रोथ का मतलब कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट क्या हुआ, किस कम्युनिटी का विकास हो गया, किस सेक्टर का विकास हो गया और किस इलाके का विकास हो गया जो सबसे दबा हुआ इलाका था, या किस कम्युनिटी का विकास हो गया, ये दिखाओ। विकास का पैमाना ही गलत बताया जा रहा है। जीडीपी ग्रोथ बताए, जीडीपी ग्रोथ तो भाई ट्रैक्टर बिक जाएगा, गाड़ी ज़्यादा बिक्री हो जाए, अपार्टमेंट ज़्यादा मकान बन जाए शहर में तो उसका जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगा। पिछले 20 वर्षों में जो भी सरकारी नौकरियों के लिए एग्ज़ाम हुए हैं उसके या तो क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं या फिर परीक्षा परिणाम में धांधली हुए हैं और उसके अभ्यर्थी लगातार सड़कों पे खाक छानते रहे हैं। उसका कोई ये नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह से बेरोजगारों के साथ हमला कब तक होता रहे? देखिए, गरीबी इसलिए है कि बेरोजगारी है। बिहार के गरीबी का कारण इसलिए है कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी जब दूर हो जाएगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। ये जो पेपर लीक है एक नियत बन गया है, हर चुनाव में पेपर लीक होगा, एक नेक्सस बना हुआ है। इसमें सब बहुत लोग हैं। अब तो कोई जांच भी हो रही है लेकिन पता नहीं जांच का अंजाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। चूँकि एक नेक्सस बना हुआ है बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े लोग हैं इसमें, इस नेक्सस में। इस नेक्सस से फ़ायदा उठाते हैं, पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने का एक जरिया हो गया है पेपर लीक करना। लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सर, एक आखिरी सवाल। लगातार 30 साल तक आप जनप्रतिनिधि रहे, सांसद रहे, मंत्री भी बने। 2025 में जो चुनाव होना है बिहार में, उसमें देवेंद्र यादव क्या करेंगे?
देखिए, चुनाव तो अब आने वाला है, व्यक्ति का सवाल नहीं है, सवाल है अभी जनता तय करेगी अभी, क्योंकि ये जो 25 है बहुत कुछ सोचने के लिए एक सवाल खड़ा कर दिया है। क्योंकि मैंने कहा ही है कि अभी 100% सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, मैं किसी के लिए नहीं बोलना चाहता हूँ, 100% आम जनता से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। जितनी पार्टियां हैं वो दिल्ली से या पटना से संचालित होती है, मैंने विकेंद्रीकरण नहीं है, ऊपर से ही चलती है। अब इसका धारा पार्टी जातीय आधार पर गोलबंदी चाहे धार्मिक आधार पर गोलबंदी है, इस ध्रुवीकरण और भावनाओं की सौदागिरी ये आधार बन गया है चुनाव का। इसमें जो जितना वोट ले ले यही स्थिति है, इससे निजात नहीं मिलेगा। आम जनता को इससे निजात मिलने वाला नहीं है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की बात मैं इसलिए कहा, सत्ता परिवर्तन तो होता रहता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग समाजवाद को मजबूत करने के लिए, समाजवाद को जो कुंद हो गया है, समाजवादी लड़ाई, संघर्ष, समाजवादी कार्यक्रम, उसको हम लोग पुनर्जीवित करना चाहते हैं। और समाजवाद जो अपहृत हो चुका है उसको हम लोग मुक्त करना चाहते हैं। समाजवाद, क्योंकि समाजवाद मरेगा नहीं, ये समाजवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो मर नहीं सकता है, इसका मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन समाजवाद मरेगा नहीं। समाजवाद आज न कल आएगा तो समाजवाद ही आएगा, क्योंकि समाजवाद में है जियो और जीने दो, समाजवाद में है 1 और 10 का अंतर, समाजवाद में है संभव बराबरी, समाजवाद में है समता, समाजवाद में है समता मूलक समाज बनाने का परिकल्पना। समाजवाद एक ऐसा दर्शन है जिसको कोई नहीं मार सकता है, समाजवाद का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, क्योंकि समाजवाद पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का दर्शन है। 25 के चुनाव के लिए बिहारी जनता को आप क्या संदेश दें? हमारा संदेश तो यही है कि मुद्दा आधारित चुनाव हो, मुद्दा पर लोग वोट दें, क्योंकि अभी तक विकास के मुद्दा को लोग नज़रअंदाज किया जाता रहा है। जब तक अपने हक हकूक़ की लड़ाई के लिए, जैसे बेरोजगारी है, शिक्षा का मामला है, या पलायन का समस्या है, या उसकी आर्थिक स्थिति है, या बाढ़ सुखाड़ का मामला है, अपना मुद्दा के आधार पर लोग देखे जचे उनको कि ये हमारे हित में, हमारे हक हकूक़ के लिए सही हो सकता है, उसके हक में निर्णय ले, तभी उनका तकदीर तस्वीर कुछ बदल सकता है। नहीं तो बिहार की दुर्गति जो हो रही है, पूरे देश में आप देख रहे हैं, बिहार सबसे ज़्यादा पिछड़ा राज्य है, बिहार सबसे ज़्यादा गरीब राज्य माना जाता है। ये बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए एक चिंतनीय 2025 में इससे बाहर निकले बिहार, ये हमारी आकांक्षा है और हमारी कामना है कि बिहार इन सब झंझावात से बाहर निकलकर, जाति धर्म इससे बाहर निकलकर मुद्दा आधारित वोट करने के लिए तैयारी करें। आपने जो सर समय दिया उसके लिए धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।